हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सिर्फ आईएएस। तो यहाँ पे हम इंडियन इकोनॉमी बाय संजीव वर्मा जी की सीरीज को कंटिन्यू करते हुए चैप्टर नंबर 10 का पार्ट 2 लेकर आए हैं। चैप्टर का नाम है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। तो आइए शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहे। कोर्स की एक अनाउंसमेंट है 5 फरवरी तक के लिए। लक्ष्य यूपीएससी नाम का कोर्स मैंने अनाउंस करा है। यहाँ कहीं मैं आई बटन पे इसकी वीडियो डाल दूंगी। इफ़ यू वांट टू वॉच इट, इफ़ यू वांट टू एनरोल योरसेल्फ, प्लीज़ वॉच द वीडियो एंड फॉलो द इंस्ट्रक्शंस। चलिए स्टार्ट करते हैं। पार्ट 1 आपने देख ही लिया होगा। पार्ट 1 में हम जो कंटिन्यू कर रहे हैं वो है इन्वायरमेंटल इश्यूज और इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड बात करेंगे। अब देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना है तो ज़रूरत तो पड़ेगी जगह की। जगह की मतलब लैंड की। अब लैंड इतनी तो नहीं है कि भाई जैसे मर्चाही बढ़ा दी, जैसे मनचाही कम कर दी। इट इज़ अ स्कार्स रिसोर्स। मतलब इंडिया का जो मैप है भाई उतना ही रहेगा, कुछ बढ़ नहीं जा रहा है उसमें से। ज़मीन अपने आप को जो है डबल ट्रिपल नहीं करती है। तो इसलिए अगर इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना है तो ज़मीन की ज़रूरत है। अब खाली ज़मीन हट गई तो हमारी नज़र कहाँ पड़ेगी? फॉरेस्ट कवर की तरफ। अब मामला ये आता है कि अगर सारे फॉरेस्ट काट ही दोगे तो क्या होगा? तो धरती हो जाएगी बर्बाद, सिर्फ उस पे घर ही घर दिखेंगे। और यही देखिए, एक बहुत बड़ा कंसर्न है। जैसे हम देख रहे हैं बहुत सारी उड़ीसा वगैरह में, अगर आप देखो, महाराष्ट्र वगैरह में देखो, तो कई सारी कंपनीज कहती हैं कि भाई अगर हम इन्वेस्ट कर रहे हैं ठीक है, जब हम बना देंगे इसके बाद और अच्छा प्रोग्रेसिव ही रहेंगी चीज़ें, डेवलप ही रहेगा मामला। लेकिन ऐसा होता नहीं। बहुत प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है। फॉरेस्ट कवर कम होता चला जा रहा है। और प्राइम मिनिस्टर ने ये भी बात कही, देखिए बैलेंस होना चाहिए, है ना। सरकार कहती है कि भाई बैलेंस होना चाहिए, एनवायरनमेंट को भी ध्यान रखो और इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छा करो। लेकिन उनका कहना ये है कि हमें, भाई सरकार का कहना है कि मेन जो ध्यान रखो वो रखो, प्राइम कंसर्न तुम्हारा होना चाहिए लोगों पे, कि मतलब हमें डेवलपमेंट करना है तो डेवलपमेंट करने से क्या है भाई, लोगों का फायदा होगा या लाइवलीहुड उनकी अच्छी होगी। तो इस वजह से ज़्यादा तो ध्यान दीजिए वो डेवलपमेंट पे ध्यान दीजिए, वेलफेयर ऑफ पीपल पे ध्यान दीजिए। और जो इन्वायरमेंटल इश्यूज आ रहे हैं उनका कोई तरीका निकालिए, कैसे हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। भाई यही सारी चीज़ें तो हैं कि अभी क्या होता क्या है कि भाई एक हम पेड़ जो बड़ा काटेंगे तो उसके बदले हम 10 पेड़ लगवा देंगे। भाई यही तो कहते हैं ना कि भाई अगर कोई इंडस्ट्री के लिए एक प्रॉपर फॉरेस्ट कवर काटा जा रहा है तो उतने ही कहीं और पे पेड़ लगवाइए। तो उनका कहने का मतलब है कि इन्वायरमेंटल इश्यूज को तो आप ध्यान में रखो, लेकिन भाई इसका तरीका कुछ निकाल लो। लेकिन मेन आप क्या देखो कि भाई मेन तो हमें डेवलपमेंट करना है। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनेगा तो फिर लोगों का डेवलपमेंट नहीं होगा। तो क्या ये बात सही लग रही है आपको? क्या यही सिर्फ इन्वायरमेंटल इश्यूज हैं? क्या भाई जो स्लम, इतने ज़्यादा स्लम एरियाज बढ़ते जा रहे हैं, वेस्ट मैनेजमेंट अच्छे से नहीं हो रहा है, प्लास्टिक वगैरह को लोग जलाते हैं, उससे पोल्यूशन होता है एयर के अंदर, या पोल्यूटेड रिवर्स हो गई, इरोशन जो ये इस फॉरेस्ट कवर जो इतना जा रहा है, क्या ये सब इश्यूज नहीं है? क्या इश्यूज यही है कि भाई जनता बढ़ रही है तो उनको उनको डेवलपमेंट देना है और उनको जो है वो प्रॉपर प्लेस देनी है प्रोवाइड करने के लिए, उनको वेलफेयर देना है सिर्फ? क्या ह्यूमंस के बारे में सोचा जाएगा? प्रकृति के बारे में कुछ नहीं सोचा जाएगा? उसके साथ साथ बहुत सारे इश्यूज और हैं। अनएम्प्लॉयमेंट का इशू, बैकवर्डनेस है स्टेट्स के अंदर, बहुत सारी स्टेट पिछड़ी स्टेट्स हैं, डेवलपमेंट डेफिसिट है, उसके साथ इन्वेस्टमेंट की भी कमी है। क्लियर है? डेवलपमेंट डिवाइड है बहुत सारी स्टेट्स के बीच में, जैसे कि आपका ऐसे जो डिवाइड्स वगैरह है ना, बहुत सारे भाई, कहीं पे कोई स्टेट बहुत ज़्यादा डेवलप हो रही है, कहीं पे कोई स्टेट बहुत कम लेवल पे डेवलप हो रही है। तो ये डिफरेंस है। तो अगर ये पॉसिबल है किसी प्राइवेट या किसी बाहर फॉरेन प्लेयर्स के लिए कि इन सारे जवाब दे, तो फिर उससे कहिए कि हाँ भैया, इन्वायरमेंट को छोड़ दो, इन्वायरमेंट का तरीका निकालो और मेन ध्यान दो बिल्डिंग्स बनाने पे। बहुत बड़ा इशू है ये इन्वायरमेंट का इशू। और ये एक गवर्नमेंट रिलेटेड इशू है कि इसको ध्यान में नहीं रखा जाता है। ध्यान में सिर्फ उन चीज़ों को रखा जाता है कि हम कैसे स्टेट्स का वेलफेयर कर दें, क्या कर दें, क्या कर दें। हम इंफ्रास्ट्रक्चर इश्यूज को ध्यान देते हैं सिर्फ और सिर्फ, हम इन्वायरमेंट को ध्यान नहीं देते। तो सरकार को ये स्पेशल बजट जो ये इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बनाती है, जैसे रेलवे के लिए बनाती है, भाई ये सब चीज़ें आप समझ रहे हो, सरकार ये कर सकती है कि सेपरेट बजट इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बनाए, या रेलवे बजट जो है इसमें एक पार्ट हो बजट जो कि आपका बहुत सारे जो भी रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके पैसा लगता है, उसमें रेलवे बजट के अंदर उस पर्टिकुलर पैसे को इन्वॉल्व करा जाए, उसी बजट में इसको भी इन्वॉल्व करा जाए।
तो ये चीज़ समझने की बहुत ज़रूरत है कि हमें जो पैसा हम ये सोच रहे हैं कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं, हमें एनवायरमेंटल कंसर्न्स को साथ में लेके चलने की ज़रूरत है। तो ये बहुत ही ज़्यादा सोचने वाली बात है। एनवायरमेंटल इश्यूज़ को हम पीछे नहीं छोड़ सकते। अब यहाँ बात आती है पोर्ट्स इन इंडिया की। ये देखिए इकोनॉमिक्स पर्सपेक्टिव से बात करेंगे, इसी टॉपिक को ही पूरा अच्छे से कवर करेंगे इस पार्ट के अंदर। तो देखिए, पूरे वर्ल्ड में हम क्या देखते हैं? पोर्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? कि अगर गुड्स वगैरह जो भी सामान हमको लेना है वो पोर्ट्स के थ्रू आता है और पोर्ट्स के थ्रू हम बाहर एक्सपोर्ट करते हैं। पोर्ट्स काफ़ी ज़रूरी है क्योंकि भई अगर कंट्री को डेवलप करना है तो अगर जो चीज़ कंट्री में नहीं बनती है तो बाहर से मंगाई जाएगी। क्लियर है? तो उससे डेवलपमेंट आएगा। या हमारे यहाँ जो ज़्यादा बनती है तो हम बाहर को बेच के उससे पैसा ले लेंगे, उससे डेवलपमेंट आएगा। तो पोर्ट्स समझ रहे हैं? पोर्ट्स को आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। क्लियर है? तो ओपन इकोनॉमी के तौर पे, ओपन इकोनॉमी का मतलब होता है जो इकोनॉमी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट अलाउ करती है। तो ओपन इकोनॉमी के चलते पोर्ट्स को आप इग्नोर बिल्कुल नहीं कर सकते हो कि ये एक फालतू खर्चा है, ऐसा नहीं है। डेवलपमेंट उसका करना पड़ेगा। अब इंडिया के अंदर हम आपको बताएं तो कुछ 12 तरह की जो पोर्ट्स है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। 2 अभी एडिशनली अप्रूव्ड हैं, आपका वेस्ट बंगाल के अंदर, दूसरा आपका आंध्र प्रदेश के अंदर। तो 12 काफ़ी इंपॉर्टेंट है और 200 ऑड माइनर पोर्ट्स भी हैं। समझ रहे हैं? मतलब 200 और माइनर पोर्ट्स भी हैं जिसमें 95% कार्गो का बाय वॉल्यूम और 70% बाय वैल्यू, मतलब पैसे के टर्म में 70% और जो जो सामान आता है वॉल्यूम के टर्म में 95%, बाकी के जो 200 पोर्ट्स हैं वो सब इन्वॉल्व करते हैं। बाकी मतलब सब कुछ मिला मिलू के। ठीक है? तो इनकी जो कैपेसिटी है, अभी की जो कैपेसिटी है पोर्ट की, वो 1000 मिलियन टन्स की है हमारे देश के अंदर। इतनी बात आपको समझ में आ रही है? अब समझिए, क्रूड पेट्रोलियम हम बाहर से मंगवाते हैं कि नहीं मंगवाते हैं? भाई हमारे यहाँ थोड़ी ना निकल रहा है। आयरन ओर मंगवाते हैं हम, कोल मंगवाते हैं, अच्छा वाला कोल। हमारे यहाँ जो होता है वो इतनी अच्छी क्वालिटी में नहीं होता। या कोई दूसरी जो भी इम्पोर्टेंट कमोडिटीज़ होती हैं वो हम सी रूट के थ्रू मंगवाते हैं। तो इसलिए पोर्ट को डेवलप करना बहुत ज़रूरी है अपने वॉल्यूम के टर्म में, कि ऐसा पोर्ट हो जहाँ पे हम ज़्यादा से ज़्यादा सामान उतार सकें और वो भाई अच्छा खासा हम उस पोर्ट के अंदर स्टोर कर सकें। जो भी चीज़ें हों वहाँ पे हम ज़्यादा इंपोर्ट कर सकें, क्योंकि जगह हमारे पास ज़्यादा होगी रखने की तो हम ज़्यादा इंपोर्ट कर सकते होंगे। इस बात को समझते हैं? तो वॉल्यूम में इंक्रीज हो, कार्गो मूवमेंट अच्छा हो सके वहाँ पे, तो सरकार ने यहाँ पे 100% प्राइवेट वॉल्यूम्स और इंक्रीज कार्गो मूवमेंट 100%, आई एम सो सॉरी, यहाँ पे सरकार ने अलाउ करा है 100% प्राइवेट सेक्टर और 100% एफडीआई पार्टिसिपेशन। मतलब क्योंकि अपने पोर्ट्स को हमारे देश में इम्प्रूव करना है तो सरकार ने यहाँ पे 100% प्राइवेट सेक्टर को इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट दे दी है और 100% एफडीआई मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का पार्टिसिपेशन कहा है कि आप आइए आराम से डेवलप करिए। फर्दर, मेरी टाइम एजेंडा 2010 टू 2020 एक ऐसा प्लान है जिसके अंदर कुछ गोल्स रखे गए हैं। जैसे कि पहली बात थी कि इससे इंडिया का शेयर जो भी ग्लोबल शिप बिल्डिंग में है उसे 5% कर दिया जाएगा। 1% है, 1% से 5% बढ़ाने की बात करी गई थी इसी प्लान के अंदर। क्या नाम था? मैरी टाइम एजेंडा 2021 टू सॉरी 2010 टू 2020, 2010 से लेके 2020 तक के लिए। इतना समझिएगा, नाम क्या है? मैरी टाइम एजेंडा। आप समझिए चीज़ें इसके अंदर। और क्या था कि हम इंडिया का जो शेयर है इंडियन सी फेयरर्स में, ये 6 to 7% है, उसे कम से कम 9% तो कर देंगे ग्लोबल शिपिंग इंडस्ट्री में 2015 तक। उसके बाद यहाँ पे पोर्ट कैपेसिटी 30 to 100 मिलियन टन की बढ़ा देंगे, अ, आपका अच्छा खासा। उसके बाद पोर्ट्स को ऐसा करेंगे कि ये बेस्ट इंटरनेशनल पोर्ट्स बन जाएं, परफॉर्मेंस इतनी अच्छी करेंगे कि मतलब इंटरनेशनल पोर्ट्स में सबसे बेस्ट इंटरनेशनल पोर्ट बने हमारे देश के पोर्ट। उसके बाद टनेज कैसे बढ़ सकता है, और इंडियन कंट्रोल के अंदर इसका टनेज बढ़ाना है, और कोस्टल शिपिंग वगैरह को प्रमोट करना, क्योंकि इससे क्या होता है कि कोस्ट जो रोड्स वगैरह हैं उसमें जाम वगैरह नहीं लगेगा, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली भी रहेंगी। और प्राइवेट और पार्टिसिपेशन और ज़्यादा अच्छा बढ़े, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अच्छा बढ़े हमारे देश में, इसलिए सरकार ने यहाँ पे 100% एफडीआई दे दिया है ऑटोनोमस रूट्स को फॉर फॉर कैप्टिव फैसिलिटीज फॉर पोर्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज, या फिर लीजिंग ऑफ इक्विपमेंट फॉर पोर्ट हैंडलिंग एंड लीजिंग ऑफ फ्लोटिंग क्राफ्ट। ये सब अगर ले रहे हो तो इसमें भी एफडीआई आप 100% है, प्राइवेट सेक्टर है 100% है। उसके बाद लीजिंग ऑफ एग्जिस्टिंग असेट्स ऑफ पोर्ट्स,
उसपे भी अगर अभी जो एग्जिस्टिंग जो अभी एसेट्स हैं पोर्ट की, अगर आप उसको भी लीज़ पे देते हो तो भी इसके अंदर इस लीज़िंग के लिए भी 100% एफडीआई है या प्राइवेट सेक्टर के लिए इन्वेस्टमेंट है। उसके बाद कंस्ट्रक्शन या आप बना रहे हो या आप एसेट्स वगैरह मेंटेन कर रहे हो, जैसे कि कंटेनर टर्मिनल्स हो गए, बल्क या मल्टीपर्पस या स्पेशलाइज्ड कार्गो बर्थ्स हो गई, वेयर हाउसिंग हो गई, कंटेनर फ्रेट स्टेशंस हो गए, स्टोरेज फैसिलिटी हो गई, टैंक फार्म्स हो गए, हैंडलिंग इक्विपमेंट हो गए, है ना? तो ऐसा कुछ कैप्टिव पावर प्लांट बना रहे हो, ड्राई डॉकिंग या शिप रिपेयर फैसिलिटीज वगैरह कर रहे हो, तो इस सब के अंदर कह दिया गया था कि भाई 100% एफडीआई रहेगा। तो सरकार ने अलाउ करा। तो इंसेंटिव के तौर पे 100% एग्जेम्पशन भी मिलेगा। समझिए, इंसेंटिव के तौर पे 100% एग्जेम्पशन भी दिया जाएगा इनकम टैक्स से, है ना, उन कंपनीज के लिए जो कि पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर इन्वेस्ट कर रही हैं। उसके साथ 10 सालों का टैक्स हॉलिडे भी दिया जाएगा उन लोगों को जो कि ऐसे बिजनेस में इन्वॉल्व है, जो बिजनेस डेवलप करता है, मेंटेन करता है या ऑपरेट करता है पोर्ट्स को, इंडियन वाटरवेज या इनलैंड पोर्ट्स को। तो इतना कुछ करा जा रहा है कि भाई देखिए, जो भी बड़े बड़े मेजर मेजर पोर्ट्स हैं, ठीक है, उनसे भाई होता क्या है ना कि बाहर के देश से ज्यादातर प्रेशर इन्हीं पोर्ट्स पे पड़ जाता है। तो जो मेजर पोर्ट्स हैं उनसे प्रेशर कम करने के लिए ऐसा कहा गया है कि हम ऐसा कुछ सेटअप करेंगे, पोर्ट्स खुद को और डेवलप करे जाएँ और अच्छे से डेवलप हो, और इससे क्या होगा, हमारी कैपेसिटी बढ़ेगी, बस इतना है। मिनिस्ट्री ने ये भी डिसाइड करा है कि सारे ही जो नए मेजर पोर्ट्स हैं वो एक कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर के थ्रू बनाए जाएंगे और ये कंपनीज एक्ट 1956 के तहत जो है वो रजिस्टर्ड होंगे। तो इतनी बात समझ में आई आपको? अब यहाँ पे आइए मुद्दों पे। पहला आता है रीसेंट गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स। तो सरकार ने इसके लिए अभी रिसेंटली क्या करा है ये समझिए। तो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट को डेवलप करने के लिए, कंटेनर टर्मिनल है उसको डेवलप करने के लिए, जो कि आपका नवी मुंबई में पड़ता है। फिर समझिए, जो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट कंटेनर टर्मिनल है मुंबई के अंदर, नवी मुंबई के अंदर, इसको डेवलप करने के लिए इसका जो कॉन्ट्रैक्ट है ये दिया गया है दुबई बेस्ड कंपनी को, जिसकी टोटल कॉस्ट बच्चों आएगी 600 करोड़ रुपीस, मतलब करीब $100 मिलियन। उसके साथ गेल इंडिया और शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने भी एक मेमोरेंडम साइन करा है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जिसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में एमओयू बोलते हैं, उसको साइन करा है कि ये दोनों आपस में अच्छे से काम करेंगी। और ये जो लिक्विफाइड नेचुरल गैस मतलब एलएनजी होती है, जो सोर्स करती है गेल, यूनाइटेड स्टेट्स से करती है, उसमें यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन प्रॉपर करा जाएगा इन दोनों के द्वारा। क्लियर है? सरकार ने यहाँ पे प्रोजेक्ट भी अप्रूव करे गए हैं कि कैसे अभी की जो फैसिलिटी है ना, वो हम कैसे इम्प्रूव करेंगे, और साथ ही साथ जो एक नई फैसिलिटी विशाखापट्टनम पोर्ट ट्रस्ट के अंदर बनाएंगे, जो कि आयरन ओर को हैंडल करने के लिए बनाई जाएगी, और ये 2 फेजेस में बनेगी। 2 फेजेस ऑन डिजाइन, बिल्ड, फाइनेंस, ऑपरेट एंड ट्रांसफर बेसिस पे होगी। इसमें इन्वेस्टमेंट काफी अच्छा लग रहा है, 845 करोड़ का। अच्छा, इतने सारे करोड़ रुपीस जाते का है ना, कभी कभी हम सोचते हैं कि इतने लेवल का जो यहाँ पे करोड़ रुपीस इन्वेस्ट होते हैं, अगर वाकई में मतलब अगर प्रैक्टिकली ऑन ग्राउंड देखा जाए तो इतनी लेवल का इन्वेस्टमेंट नहीं होता जितने अलॉट होते हैं। अगर हो जाए तो हमारा देश कहाँ से कहाँ पहुंच जाए। खैर, बैक टू द टॉपिक आते हैं। तो 3 कुछ मेजर प्रोजेक्ट्स जिनका इन्वेस्टमेंट कुछ करीब 1800 करोड़ रुपए का है, ये वीपीटी के द्वारा लिए जा रहे हैं। वीपीटी का मतलब विशाखापट्टनम पोर्ट ट्रस्ट के द्वारा। उसके बाद जो यूनियन शिपिंग मिनिस्ट्री है, इन्होंने काम भी करना शुरू कर दिया, अपने जो भी प्लान्स हैं, जैसे कि कॉर्पोरेटाइज करेंगे, मतलब कॉर्पोरेट सेक्टर को दे देंगे कई सारे मेजर पोर्ट्स को। मुंबई का जो ये जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट है, ये भी पहला पोर्ट बनेगा जिसे कॉर्पोरेटाइज कर देंगे और मतलब कॉर्पोरेट सेक्टर को दे देंगे। यहाँ पे कुछ 14,500 किलोमीटर के नेविगेबल और पोटेंशियली नेविगेबल इनलैंड वाटरवेज रहेंगे हमारे देश में, जिसमें आपके कुछ 5 तरह के जो इनलैंड वाटरवेज हैं उनको नेशनल वाटरवेज भी डिक्लेयर कर दिया गया था। अब ये काफ़ी फेमस वाटरवेज रहे हैं, अभी आपको समझ में आएगा। अभी 1-2 साल पहले अगर आपने कोई भी पेपर दिया होगा तो आपको ये काफ़ी ज़्यादा सुनने में उस समय न्यूज़ में मिलेगा, आज तक खैर रहता है। आइए आपको भी समझाते हैं। तो पहला इसमें से जो है वो है नेशनल वाटरवे 1। प्लीज़ कोशिश करिएगा कि इस वीडियो को थोड़ा सा बैक करके और यहीं से शुरुआत करके 3-4 बार सुन लें ताकि आपको याद हो जाए। नेशनल वाटरवे 1, NW1। तो ये कहाँ से है? ये इलाहाबाद से लेके हल्दिया तक का है, और ये गंगा भागीरथी हुगली रिवर पे स्ट्रेच रहेगा। टोटल लेंथ इसकी 1620 किलोमीटर की है, और ये आपका कौन कौन से स्टेट से होके जाएगा समझिएगा। उत्तर प्रदेश, बिहार,
झारखंड और वेस्ट बंगाल। तो ये हमने बात करी NW1 के बारे में। फिर बात आती है NW2 के बारे में, नेशनल वाटरवे 2। ये सदिया से दुबरी तक रहेगा। स्ट्रेच इसका ब्रह्मपुत्र रिवर के ऊपर रहेगा। उसकी टोटल जो लेंथ है वो 891 किलोमीटर है और ये आसाम के अंदर है। फिर आता है नेशनल वाटरवे 3। ये आपका कोल्लम कोत्तापुरम स्ट्रेच, कोल्लम कोत्तापुरम कोल्लम से कोत्तापुरम तक रहेगा। ये आपका स्ट्रेच रहेगा वेस्ट कोस्ट कनाल और चंपाकरण और उद्योग मंडल कनाल्स के ऊपर। टोटल लेंथ इसकी 205 किलोमीटर की है और ये आपको केरला की स्टेट में देखने को मिलेगा। उसके बाद चौथा है नेशनल वाटरवे 4। इसकी टोटल लेंथ 1027 है और ये आपका आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु और यूनियन टेरिटरी ऑफ पुदुचेरी से होके गुजरता है। उसके बाद नेशनल वाटरवे 5 आता है। इसकी टोटल लेंथ 588 किलोमीटर है और ये आपका वेस्ट बंगाल और उड़ीसा के अंदर देखने को मिलेगा। उसके बाद नेशनल वाटरवे 6, ये जो है ये प्रपोज्ड वाटरवे है जिसे आपका आसाम से कनेक्ट करा जाएगा मिजोरम तक रिवर बराक के ऊपर। ये 121 लॉन्ग किलोमीटर का लंबा वाटरवे रहेगा जिससे प्रॉपर ट्रेड करा जाएगा, जो कि शिलचर का टाउन है वहां से लेके मिजोरम स्टेट तक के लिए। तो ये कुछ वाटरवेज की मैंने बात करी। सरकार ने प्रोजेक्ट्स भी काफ़ी सारे लेकर आए हैं ताकि मल्टीपर्पस बर्थ वगैरह को डेवलप करा जाए, मर्केंटलाइज बर्थ वगैरह को डेवलप करा जाए, है ना, विद एलीट फैसिलिटीज़ ऑन DBFOT। मैंने आपको बताया DBFOT का फुल फॉर्म क्या होता है, डिज़ाइन बिल्ड फाइनेंस ऑपरेट ट्रांसफ़र। ठीक है, तो ये आपका बहुत ज़्यादा डिटेल्स में चीज़ें दी गई हैं। ये बेसिस होगा हल्दिया डॉक 2 नॉर्थ में, है ना, फॉर द पीरियड ऑफ 30 ईयर्स, ऐसा चीज़ें लिखी हुई हैं। तो डॉक 2 साउथ का होगा फॉर द पीरियड ऑफ 30 ईयर्स। जैसी कॉस्ट आएगी कुछ कुछ, तो इतना कॉस्ट का इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। अब आगे समझिए कि सरकार ने कुछ अप्रूव करा है लाइसेंसिंग ऑफ लैंड को भी टू द कंसेशनरीज फॉर 7 प्रोजेक्ट्स विच आर टेकन अप इन द PPP मोड। अब सरकार ने यहाँ पर लाइसेंसिंग करी है लैंड की और उन कंसेशनरीज को कुछ 7 प्रोजेक्ट्स के लिए करी गई है जिसे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के मोड पे चलाया जाएगा। प्रोजेक्ट जो है वो यहाँ पे सरकार के हिसाब से चले जाएंगे कि मैरीटाइम डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स होंगे, इसके अंदर सब कुछ आएंगे और सब कुछ आएगा भाई मरीन एरिया को डेवलपमेंट को लेके जो ये बात है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के अंदर आएगा। तो इतना कुछ नहीं है, सरकार ने और भी जैसे इंसेंटिव वगैरह दिए हैं कि भाई कैसे डोमेस्टिक शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री आप बिल्ड कर सकते हो, है ना, मतलब पैसे दिया जाएगा शिप यार्ड, डोमेस्टिक शिप यार्ड को, मतलब हमारे देश के कि अगर कोई भी आप वेसल वगैरह बना रहे हो, डिलीवरी वगैरह कर रहे हो, रिलैक्सेशन भी देंगे कि अगर आपको जो भी आप सामान वगैरह ले रहे हो, रिपेयर वगैरह कर रहे हो वेसल्स की, है ना, जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट वगैरह की हैं, तो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स के मॉडल पे सारा काम होगा। तो ये सारे फायदे हैं। उसके बाद स्पेशल पर्पस व्हीकल दिए जाएंगे अगर आपको भाई ताकि यहाँ पे अच्छी लास्ट माइल रेल कनेक्टिविटी दी जाए मेजर पोर्ट्स तक के लिए। अब समझिए यहाँ पे लास्ट माइल रेल कनेक्टिविटी क्या होती है कि मतलब एकदम करीब तक पोर्ट जो है उसके पास तक रेलवे जाए। मतलब ऐसा ना हो रेलवे यहाँ खत्म हो जा रही है और पोर्ट यहाँ पे है तो ये एरिया जो है भाई कैसे कवर होगा। तो लास्ट माइल कनेक्टिविटी दी जाए, तो इसके लिए स्पेशल पर्पस व्हीकल है टू प्रोवाइड एफिशिएंट लास्ट माइल रेल कनेक्टिविटी टू मेजर पोर्ट्स विद इक्विटी फ्रॉम 11 मेजर पोर्ट्स एंड रेल विकास निगम। ये दोनों यहाँ मिलकर काम करेंगे कंपनीज एक्ट के अंदर। और ये जो स्पेशल पर्पस व्हीकल है मतलब इंडियन पोर्ट रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड, ये काम करना शुरू कर चुका है, 2015 से ही काम कर रहा है। 23 प्रोजेक्ट्स के अंदर आ रहे हैं कि अच्छी कनेक्टिविटी दी जाएगी मेजर जो इंपॉर्टेंट पोर्ट्स हैं उसके अंदर। उसके साथ मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग उसके साथ मिलके डायरेक्टरेट जनरल ऑफ लाइट हाउसेस एंड लाइट शिप्स, इन्होंने यहाँ पे जो है एक ऐसा प्रोग्राम डेवलप करा है। यहाँ की ये लोग 78 लाइट हाउस को हमारे कंट्री के अंदर डेवलप करेंगे और ये ऐसा डेवलप करेंगे कि वो सेंटर बनेंगे टूरिज्म के। तो फर्स्ट फेज में काम करा जाएगा और ये काम कैसे करा जाएगा, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में, है ना। उसके साथ जो आइडेंटिफाइड लाइट हाउस हैं वो कौन कौन से हैं, गुजरात है, महाराष्ट्र है, गोवा है, कर्नाटका है, केरला है, लक्षद्वीप, तमिलनाडु, पुडुचेरी, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल और अंडमान एंड साथ ही साथ निकोबार आइलैंड्स में, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में इन जगहों पे इन लाइट हाउसेस को आइडेंटिफाई करा जाएगा। तो इन स्टेट्स में क्यों कहा गया है, क्योंकि इन स्टेट्स में मेजर पोर्ट्स हैं। लाइट हाउस आप जानते हैं आसपास नेविगेशन के लिए होता है, मैरीटाइम नेविगेशन के लिए बड़े बड़े टावर्स वगैरह लगा के लाइट वगैरह जलाई जाती है। तो इनका मानना ये है कि अगर हम
वाटर को यूज़ करते हैं एज़ अ वाटर वे, एज़ अ एम्फसाइज़ करते हैं अगर इस पे, तो ये काफ़ी अच्छा होगा हमारी इकोनॉमी के लिए। क्योंकि बहुत चीज़ों में उसमें हमें प्रॉफ़िट होता है, और साथ ही साथ शिपिंग मिनिस्ट्री ने भी कहा कि अच्छा खासा पैसा इसके अंदर लगेगा, लेकिन हम करेंगे बजटरी एलोकेट करेंगे फंड इतना कि यहाँ पे काम हो जाए। क्लियर है? उसके साथ पैसा वगैरह जो यूनियन बजट देगा, ये भी ऐसा होगा कि भाई शिपिंग स्टेटस के नाम से ग्रांट दी जाएगी, और सी लॉजिस्टिक सेक्टर में दिया जाएगा हमारे देश में, ताकि भाई सब आपस में यहाँ पे मिलजुल के भी काम करें, कॉस्ट भी कम हो, टेक्नोलॉजी भी इसके अंदर अच्छी आए, और जो हम चाहते हैं उसे प्रॉपर टाइम बाउंड मैनर में अचीव कर सकें। थोड़ा सा लंबा हो गया था ये। उसके बाद बात आती है लार्जर इश्यूज ऑफ पोर्ट्स इन इंडिया के। अब क्या है, कुछ ज़्यादा इश्यूज क्या हैं? तो इतना कुछ करने के बाद भी आप देखते हैं कि दिक्कतें कम नहीं हो रही है, गम क्यों नहीं खत्म होता भाई? तो यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं, जैसे जो पोर्ट के इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट है हमारे देश में, वो मतलब चीज़ें जैसा चाहिए उस हिसाब से हो नहीं रहा है ना? अगर आप पूरे वर्ल्ड में देखो तो उस लेवल के हिसाब से हमारे यहाँ के पोर्ट का डेवलपमेंट टाइम बाउंड मैनर में नहीं हो रहा है। मतलब हमारे यहाँ हमारा देश बहुत सारे चैलेंजेस से गुजरता है। हाँ, क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ पे जो पोर्ट की सर्विसेज हैं वो इतनी अच्छी नहीं है। समझ रहे हैं? शिपिंग लाइन्स यहाँ पे अवॉइड करती हैं टचिंग पॉइंट्स को हमारे इंडिया में, क्योंकि बहुत सारा लॉन्ग वेटिंग टाइम है। यहाँ पे बहुत समय लगता है चीज़ों को क्लियरेंस मिलने में, जाने में, लोडिंग, अनलोडिंग जो भी चीज़ें हैं, हमारे पास फैसिलिटी फास्ट नहीं है। और जो पोर्ट्स की कैपेसिटी है, चाहे वो मुंबई की क्यों ना हो, इनको मिलाने के बाद इतनी कम है कि भई हम इतना कुछ यहाँ मँगा नहीं पाते। क्योंकि यही तो कहना चाहते हैं ना कि हमारे पोर्ट्स के पास कैपेसिटी बहुत कम है, उसी को ही इंक्रीमेंट करना है। अब कैपेसिटी कम होगी तो हम चाह के भी फटाफट से काम नहीं कर पाएँगे। उसके बाद जो हमारे इंडियन पोर्ट्स हैं, इमें इसके अंदर जो है वो हैंडल नहीं कर सकते बड़े-बड़े कंटेनर्स को। तो शिप क्या होती हैं, वो बड़े फिर पोर्ट पे जाती हैं, छोटे वाले को छोड़ देती हैं, छोटे-छोटे वेसल में आता है चीज़ें, तो उससे प्रॉब्लम होती है एंट्री एग्ज़िट में, बहुत देर भी लगती है, कॉस्ट वगैरह भी बढ़ जाती है। और जो इंडिया है ये हेविली काफ़ी बुरी तरह से डिपेंड करता है कोलंबो के ऊपर एज़ अ ट्रांसशिप हब, व्हिच हैज़ बोथ इकोनॉमिक एज़ वेल एज़ पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस। तो ये दिक्कत आती है, पैसा भी जाता है, प्लस आपका पॉलिटिकली भी हमें बहुत बना के रखना पड़ता है। उसके साथ इंडिया को यहाँ पे 24/7 कस्टम कार्गो क्लीयरेंस फैसिलिटी की भी ज़रूरत है, जो कि आज हमारे पास नहीं है। इतना पेपर वर्क होता है, इतना ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, तो इससे भी कॉस्ट भी बढ़ जाती है और टाइम भी बहुत लगता है। तो मतलब समझते हैं, एवरेज अगर मैं टर्न अराउंड टाइम बताऊँ वेसल्स का, तो 3.5 डेज़ है। ये काफ़ी ज़्यादा होता है। इंटरनेशनल में पता है क्या होता है? सिर्फ़ और सिर्फ़ ये घंटों में काम होते हैं, दिनों तक पहुँचते भी नहीं हैं। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। और इंडिया के जो पोर्ट्स हैं, ये अगर हम देखें तो इनकी ट्रांसपोर्ट कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा आ जाती है। कॉस्ट कॉस्ट इसलिए ज़्यादा आती है क्योंकि यहाँ पे इतनी एफिशिएंसी नहीं है, तो इनएफिशिएंट हैं, अनऑर्गनाइज़्ड हैं, अनकोऑर्डिनेटेड ट्रक मूवमेंट होता है। तो इससे कॉस्ट तो बढ़ती है और समय भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। उसके बाद भई यहाँ पे इतना भई लेबर्स की प्रॉब्लम, ये वो लोडिंग अनलोडिंग की बहुत दिक्कतें आती हैं। अभी देखा होगा पोर्ट पे सामान आ जाएगा तो पड़ा ही रहेगा, वेयरहाउस की फैसिलिटीज़ भी बहुत अच्छी नहीं है। तो काफ़ी डेवलपमेंट करना पड़ेगा, और डेवलपमेंट के लिए काफ़ी बात की जाती है, तभी हम फ्यूचर में अपने आप को वर्ल्ड लेवल के मुकाबले इतना ज़्यादा सशक्त बना पाएँगे। तो भई इतना जो ट्रेड बढ़ रहा है, फटाफट से चाहते हैं हम इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कर दें, और सारी की सारी भई कोशिश करती है सरकार की ऐसी पॉलिसीज़ लेकर आएँ जिससे जो भी हम एक्सपोर्ट करते हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाए। तो अगर ये सब करना है तो एक्सपोर्ट करने के लिए पोर्ट्स का डेवलप करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और वही एक इश्यू है हमारे इंडिया के अंदर। उसके बाद ये प्रोग्राम जो लाया गया था, ये ज़रा समझते हैं, सागर माला प्रोग्राम। तो काफ़ी फ़ेमस रहा, और देखते हैं, ये इनिशिएटिव था, इसमें सीरीज़ ऑफ प्रोजेक्ट्स थे कि भई, तो देखिए, ये मोदी जी के द्वारा लाया गया था। इसमें ये था कि भई पोर्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडर्नाइज़ करा जाए, पोर्ट की कनेक्टिविटी अच्छी करी जाए। सारे रेल कॉरिडोर जितने भी रेलवेज़ हैं, वो एकदम सही से कनेक्टेड हों, पोर्ट्स के आस-पास चीज़ें हों, रेल फैसिलिटी एकदम आखिरी तक मिल सके। उसके बाद फ्रेट फ्रेंडली एक्सप्रेसवेज़ हों, इनलैंड वाटरवेज़ वगैरह। तो इससे कोस्ट और साथ ही साथ कोस्टल आपका इकोनॉमिक ज़ोन्स बनाई जाएँ, डेवलपमेंट स्किल जो फिशरमैन की उसे अच्छा करा जाए। कोई दूसरे कोस्टल या आइलैंड कम्युनिटीज़ की जो भी फिशिंग स्किल्स हैं और अच्छी करी जाएँ। उसके साथ भई
ये माना जा रहा था कि जो ये सागरमाला प्रोजेक्ट है, ये इंडिया का जो एक्सपोर्ट है बढ़ा देगा, 10 बिलियन से बढ़ा देगा ये 2025 तक, है ना? और साथ ही साथ जॉब्स भी बहुत सारी, ऐसा मान रहे हैं कि 10 मिलियन नई नई जॉब भी क्रिएट करेगा। तो ऐसा कुछ बनाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, और इसलिए इस प्रोग्राम को लाया गया। उसके बाद ई गवर्नेंस इनिशिएटिव की बात करते हैं, तो कुछ सर्विसेज हैं जो ऑनलाइन कर दी गई हैं। ई गवर्नेंस मैंने बताया बहुत एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि पेपर वर्क जितना कम होता है, ऑनलाइन जितनी ज़्यादा चीज़ें होती हैं, उतनी अच्छे से चीज़ें हो पाती हैं। तो पहला शिप्स का रजिस्ट्रेशन हो जाए, दूसरा ये सारे मतलब जो मैं बता रही हूँ ये सारा का सारा अब ऑनलाइन कर दिया गया है। क्लियर है? पहला शिप्स का रजिस्ट्रेशन, दूसरा सीड बुकिंग वगैरह हो सकती है, जो भी है एप्लीकेशन है, जो भी है, या सीड बुकिंग है रिटन या ओरल एग्जामिनेशन के लिए, वो भी ऑनलाइन है। एप्लीकेशन और प्रोसेसिंग जो कि कॉन्टिन्यूअस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट की होती है, या आपका रिन्यूअल या रिप्लेसमेंट डुप्लीकेट जो CDS CS वगैरह की होती है, मतलब जो रिन्यूअल या रिप्लेसमेंट करना है या डुप्लीकेट बनाना है आपका कॉन्टिन्यूअस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट, तो उसका एप्लीकेशन या उसकी प्रोसेसिंग भी सब ऑनलाइन हो गई है। एप्लीकेशन प्रोसेसिंग और इंश्योरेंस ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसीज, डेंजरस कार्गो, GMDSS और कुकरी सर्टिफिकेट्स, ये सब भी ऑनलाइन है। एप्लीकेशन प्रोसेसिंग और इंश्योरेंस जो कि आपका चार्टरिंग परमिशन की है, या इशू जो भी जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट वगैरह बनते हैं ट्रांसपोर्ट ऑपरेशंस के लिए, वो भी आप ऑनलाइन आप करा सकते हो। और मास्टर चेकेट फॉर सी फेयरर्स, ये भी ऑनलाइन करा सकते हो। तो इतना सस्ता ट्रांसपोर्ट होने के बाद भी वाटरवेज सही से डेवलप अभी है नहीं हो पा रहा है, क्योंकि सरकार इतन इसके लिए कदम ही नहीं उठा रही है। सरकार इस चीज़ की इम्पोर्टेंस समझ ही नहीं रही है, तो इसको समझना बहुत ज़्यादा है, तभी हमें इसके जो है फ़ायदे मिलेंगे। जैसे सागरमाला प्रोजेक्ट वगैरह, ये जल मार्ग विकास प्रोजेक्ट वगैरह, ऐसे प्रोजेक्ट्स लाने की ज़रूरत है। उसके साथ-साथ शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री को भी बहुत मजबूत करने की ज़रूरत है, खासकर डोमेस्टिक हमारी खुद की। तो ऐसा जो 78 लाउस लाइट हाउसेस को टूरिज्म सेंटर्स जो बनाना है, इससे क्या होगा भाई, इससे हम और ज़्यादा मजबूत होंगे, सेक्टर हमारा मजबूत होगा। और दूसरी तरफ अगर हम एक प्रॉब्लम देखें, कंसर्न के तौर पे देखें, तो जो परफॉर्मेंस है वो इतनी अच्छी नहीं है। वो हमारा, अगर हम नहीं इतनी अच्छी करेंगे और जो प्रॉब्लम्स आती रहेंगी, तो हमारा ये जो ट्रेड की ग्रोथ है बहुत कम हो जाएगी। तो इसलिए हमें अपने रेट अगर बढ़ाने हैं, तो इसके लिए एफर्ट्स तो लेने पड़ेंगे। तो ये पार्ट 2 हमारा ये कंप्लीट होता है। नेक्स्ट पार्ट लास्ट पार्ट होगा। तो थैंक यू सो मच फॉर लाइकिंग। इफ यू लाइक द वीडियो, do like the video, share it with your friends, subscribe your channel Surfires. If you want to join my membership, just press the join button and enjoy the various perks. Along with this, you can follow me on Facebook, Twitter, Instagram, Telegram. All the link are in description box. You can also watch these videos on Facebook, just like the page Surfires. And please share your views in the comment box. Have a wonderful day. Take care.